क्या पढ़ा था? निषेचन, फर्टिलाइजेशन पढ़ा था। क्या होता है फर्टिलाइजेशन? कि सर अंडाणु और शुक्राणु के जो केंद्रक जो है वो आपस में क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। निषेचन में भाग लेने वाली जो कोशिका होती है उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम युग्मक कहते हैं, जनन कोशिका कहते हैं, या अगुणित कोशिका कहते हैं। लिखाया था मैंने। और निषेचन में भाग लेने वाली जो अगुणित जो कोशिका होती हैं या युग्मक जो होते हैं उनके केंद्रक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 23 होती है। निषेचन के पश्चात बनने वाली जो नई कोशिका जो होती है उसे हम क्या कहते हैं? निषेचन के पश्चात जो बनने वाली नई कोशिका युग्मनज कहते हैं, जाइगोट कहते हैं। क्या कहते हैं? जाइगोट। इस युग्मनज में, जाइगोट में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 होती है। निषेचन की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है? फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला भाग में संपन्न होती है। फिर बात आती है कि निषेचन के दौरान ये जो जाइगोट है, ये जाइगोट गर्भाशय में आरोपित होता है, इम्प्लांट होता है। तो आरोपित होता है तो कौन, निषेचन के कौन से दिन होता है? 5वें दिन। किसके रूप में? भ्रूण के रूप में, एम्ब्रियो के रूप में। कहाँ चला जाता है? गर्भाशय में चला जाता है। जैसे ही ये गर्भाशय में चला जाता है तो उसके दौरान लगभग 10 दिनों बाद किसका निर्माण हो जाता है? प्लेसेंटा का निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण हो जाता है? प्लेसेंटा को, जिसको हम भोजन नाल या अपरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भोजन नाल या अपरा बोलते हैं। जैसे ही प्लेसेंटा का निर्माण होता है तो प्लेसेंटा से कितने हार्मोन स्रावित होते हैं? 2 हार्मोन स्रावित होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो ये वाला और एक ये वाला। ये वाला कौन सा था? HCG था। दूसरा कौन सा था? रिलैक्सिन हार्मोन था। रिलैक्सिन का मतलब होता है रिलैक्स देने वाला। कब स्रावित होगा? जब बच्चा क्या लेगा? जन्म लेगा। उस समय क्या होता है? रिलैक्सिन हार्मोन स्रावित होता है, जो प्रसव पीड़ा को क्या करता है? कम करता है, महिला को आराम देता है। इसलिए इसको क्या कहते हैं? रिलैक्सिन हार्मोन कहते हैं। एक हार्मोन क्या होता है? HCG हार्मोन होता है। HCG हार्मोन कब स्रावित होता है? जब प्लेसेंटा का निर्माण हो जाता है, मतलब महिला प्रेग्नेंट होगी, प्लेसेंटा का निर्माण, और जैसे ही प्लेसेंटा का निर्माण होगा तो HCG हार्मोन क्या होता है? स्रावित होता है। HCG का पूरा नाम क्या होता है भाई? HCG का पूरा नाम क्या सर? HCG का पूरा नाम वही होता है जो आपने बोर्ड पे भी लिखा था और हमने कॉपी में भी लिखा था। ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन कहा जाता है। HCG हार्मोन का काम क्या होता है? कि सर ये महिला के प्रेग्नेंट होने को बताता है। कैसे बताता है? कि अगर इस हार्मोन की उपस्थिति होती है कहाँ? यूरिन में, तो यूरिन से करते हैं प्रेगनेंसी टेस्ट। अगर उस यूरिन में HCG की उपस्थिति होती है तो हम ये समझ लेते हैं कि महिला क्या हो गई? प्रेग्नेंट हो गई। यहां तक हमने बात कर ली थी कि नहीं कर ली थी? इसके बाद में देखो छोटे छोटे पॉइंट लिखो। ये बात मैंने लिखा दी थी कि नहीं लिखाई थी? कि निषेचन के 5वें दिन युग्मनज जो होता है भ्रूण के रूप में गर्भाशय में पहुंच जाता है। ये बात लिखाई थी क्या? लिखा दी थी। चलो अब देखो, जैसे ही क्या होता है, ये जाइगोट है, ये किस में चला जाता है? गर्भाशय में चला जाता है। तो इसको हम क्या कहेंगे? भ्रूण कहेंगे। तो उस भ्रूण का अध्ययन करना क्या कहलाता है? डॉक्टर होता है, ठीक है। डॉक्टर है, उस भ्रूण की क्या लेता है? जानकारी रखता है। क्या रखता है? जानकारी रखता है कि भ्रूण का विकास कैसे हो रहा है, सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो जैसे ही क्या होती है, महिला प्रेग्नेंट हो जाती है तो किसके घर हो जाती है? डॉक्टर के घर हो जाती है कि नहीं हो जाती? आजकल हो जाती है, पहले वाली नहीं हुआ, ठीक है। तो डॉक्टर उस चीज का अध्ययन करता है कि जो भ्रूण है वो सही तरीके से ग्रोथ कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसमें कोई कमी है या नहीं है, उसके अकॉर्डिंग वो उसकी दवाइयां वगैरह देता है कि नहीं देता। तो उस भ्रूण का अध्ययन करना क्या कहलाता है? तो भ्रूण का अध्ययन करना कहलाता है भ्रूणिकी। क्या कहलाता है? भ्रूणिकी कहलाता है। भ्रूण का अध्ययन करना क्या कहलाता है? भ्रूणिकी। भ्रूण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो। क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो। तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? तो इसको एम्ब्रियोलॉजी बोलेंगे। अध्ययन करना, जहां भी अध्ययन करने की बात आए वहां पर क्या याद आना चाहिए? लॉजी याद आना चाहिए। किसका अध्ययन कर रहे हो? भ्रूण का अध्ययन कर रहे हो, मतलब एम्ब्रियो का अध्ययन कर रहे हो, तो एम्ब्रियो के साथ मैंने क्या लगा दिया? एम्ब्रियोलॉजी। मैं बोलूं कि बताओ भाई, हृदय का अध्ययन करना क्या कहलाता है? हृदय के लिए कौन सा शब्द प्रयोग करते हैं? कार्डियो।
अरे सारे जानते हो आप कि हम बोलते हैं कि हृदय का डॉक्टर क्या कहलाता है? कार्डियोलॉजिस्ट। तो ये कार्डियोलॉजिस्ट कहाँ से आया? कार्डियो शब्द से ही तो आया। तो हृदय, हृदय को क्या बोलते हैं अपन? कार्डियो। अपनी इस विज्ञान की भाषा में शब्द काम में लेते हैं कार्डियो। तो किसका अध्ययन कर रहे हो आप? हृदय का अध्ययन कर रहे हो, मतलब कार्डियो का अध्ययन कर रहे हो। और अध्ययन करने की जहां भी बात आए वहां पर क्या लगाओगे? लॉजी लगाओगे। तो देखो हृदय का अध्ययन करना क्या कहलाता है? कार्डियोलॉजी कहलाता है। यहाँ पर किसका अध्ययन कर रहे हैं? भ्रूण का। भ्रूण को बोलते हैं एम्ब्रियो, तो एम्ब्रियोलॉजी क्या कहलाता है? एम्ब्रियोलॉजी। और ये पूछा हुआ है कि ये जो भ्रूण की जो है एम्ब्रियोलॉजी है, इस एम्ब्रियोलॉजी की खोज करने वाला कौन था? तो इसकी खोज करने वाला जो वैज्ञानिक था उसका नाम है वॉन वेयर। कौन है? वॉन वेयर। अब होता क्या है कि जो भ्रूण है वो गर्भाशय में कितने माह तक रहता है भाई? हाथ उठा लो। हाँ, जो भ्रूण जो होता है वो गर्भाशय में कितने माह तक रहता है? अरे 9 माह तक रहता है। 9 माह तक उसका क्या होता है? वृद्धि और विकास। जो शारीरिक वृद्धि होनी होती है वो 9 माह होती है। 9 माह बाद वो एक शिशु के रूप में क्या लेता है? जन्म लेता है। लेकिन कई बार ऐसा भी तो हो जाता है कि 9 माह पहले ही क्या हो जाती है? उस भ्रूण में कोई ना कोई विकृति हो जाती है, कोई विकार आ जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि या तो गर्भपात करवाना होता है, या जो भ्रूण है उसकी क्या हो जाती है? पहले ही मृत्यु हो जाती है, या फिर जो क्या है प्रसव है वो पहले करवाना पड़ता है। तो देखो कि एक बात तो मैंने बोली है कि भ्रूण का अध्ययन करना, और दूसरी बात मैंने बोली है कि भ्रूण में होने वाली विकृतियों का अध्ययन करना। किसका अध्ययन करना? विकृतियों का अध्ययन करना। मान लो कोई महिला है, ठीक है, उसके गर्भ में एक भ्रूण का क्या हो रहा है? विकास हो रहा है। 6-7 माह तक भ्रूण का विकास होता रहा, लेकिन 7वें महीने उस भ्रूण में कोई ना कोई क्या हो गई? विकृति हो गई। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने उसका क्या कर दिया? अबॉर्शन कर दिया, गर्भपात कर दिया। क्या कर दिया? गर्भपात कर दिया। अब देखो कि वो डॉक्टर उस चीज का पता लगाएगा कि इस महिला में, यानी कि इस भ्रूण में विकार होने का या विकृति होने का कारण क्या रहा होगा, उस चीज को हम कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं ये तो क्या हो गया? भ्रूणिकी हो गया कि नहीं हो गया? और उसको हम कहते हैं कि जो क्या है? टेरेटोलॉजी। क्या कहते हैं? टेरेटोलॉजी। एक तो सीधा पूछे कि भ्रूण का अध्ययन करना क्या कहलाता है? भ्रूणिकी कहलाता है, एम्ब्रियोलॉजी कहलाता है। लेकिन पूछे कि भ्रूण में होने वाली विकृतियों का अध्ययन करना क्या कहलाता है, तो वो क्या कहलाता है? टेरेटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? टेरेटोलॉजी। तो लिखो इसको कि भ्रूण में होने वाली विकृतियों का अध्ययन करना वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है टेरेटोलॉजी। दोनों में अंतर समझ में आया कि नहीं आया? अरे हाँ या ना? समझ में आया या ना? नहीं आया? आ गया? अरे एक तो डायरेक्ट भ्रूण का अध्ययन करना कि गर्भ में है, सही विकास हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो क्या है? एम्ब्रियोलॉजी है। लेकिन भ्रूण में कोई विकृति हो गई, अबॉर्शन हो गया, तो डॉक्टर पता लगाएगा कि इस महिला के शरीर में ऐसा क्या हुआ था, ऐसा क्या कारण है जिसके कारण ये भ्रूण है बीच में ही क्या हो गया? विकृत हो गया। उसको कहेंगे टेरेटोलॉजी कहेंगे। क्या कहेंगे? टेरेटोलॉजी कहेंगे। आ गई इतनी बात समझ में? ठीक है। अब देखो इसके बाद में मैं बोलूं कि जो निषेचन जो होता है वो निषेचन कितने प्रकार से होता है? तो निषेचन जो होता है वो 2 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है? 2 प्रकार से होता है। और 2 प्रकार से कौन कौन से होते हैं? निषेचन। और निषेचन कितने प्रकार से होता है भाई? 2 प्रकार से होता है। 2 प्रकार कौन कौन से होते हैं? तो एक तो कौन सा? ये वाला, और एक कौन सा? ये वाला। वेरी गुड। इतना काम भी अगर आप कर देते हो ना तो आगे वाला काम अपने आप हो जाता है। तो निषेचन कितने प्रकार से होता है? 2 प्रकार से होता है। एक जो होता है उसको हम बोलते हैं बाह्य निषेचन। क्या बोलते हैं? बाह्य निषेचन। और दूसरा जो होता है उसको क्या बोलेंगे? बाह्य के साथ क्या आ जाएगा? आंतरिक। तो दूसरा कौन सा होता है? आंतरिक निषेचन होता है। इसको बोलेंगे एक्सटर्नल, इसको बोलेंगे इंटरनल। ठीक है। अब देखो बाह्य निषेचन क्या होता है? पहले तो ये बताओ निषेचन क्या होता है? अंडाणु और शुक्राणु के केंद्रकों का मिलना क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। अब बाह्य की बात करें तो बाह्य निषेचन क्या होता है कि जब अंडाणु और जो शुक्राणु जो है उनके केंद्रक शरीर के बाहर क्या हो रहे हैं? मिल रहे हैं, उसको हम क्या कहेंगे? बाह्य निषेचन कहेंगे।
और जब अंडाणु और जो शुक्राणु हैं उनके जो केंद्रक हैं शरीर के अंदर क्या हो रहे हैं, मिल रहे हैं, उसे क्या कहेंगे, आंतरिक निषेचन। कहने का मतलब ये हो गया कि बाह्य निषेचन है वो शरीर के कहाँ होता है, बाहर होता है, और आंतरिक जो निषेचन होता है वो शरीर के कहाँ होता है, तो ये शरीर के अंदर होता है। आंतरिक का मतलब अंदर, बाह्य का मतलब बाहर होता है। जैसे मैं बोलूं मेंढक होता है, क्या होता है, मेंढक होता है। मेंढक एक उभयचर जीव है। मेंढक एक ऐसा जीव है, उभयचर एम्फीबियन होता है, ठीक है ना, उभयचर होता है मतलब कि वो जल में भी रहता है और कहाँ रहता है, बाहर स्थल पर भी रहता है, दोनों जगह रहता है। तो देखो ये जो जलीय जो जीव जो होते हैं, ये जलीय जीव क्या करते हैं कि मान लो कि मादा मेंढक है, क्या है, मादा मेंढक है, वो मादा मेंढक क्या करेगी, वो मादा मेंढक अपने शरीर से अंडाणु का क्या कर देगी, त्याग कर देगी, अंडाणु का क्या कर देगी, त्याग कर देगी, ठीक है। और जो नर मेंढक है वो क्या कर देगा, स्पर्म शुक्राणु का क्या कर देगा, त्याग कर दिया। दोनों ने क्या कर दिया, त्याग कर दिया, शरीर से त्याग दिया उन्होंने। और जब शरीर से त्याग दिया तो उसके बाद में वो दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में मिल जाएंगे। और जब अंडाणु और शुक्राणु आपस में मिल गए तो दोनों में क्या होगा, निषेचन होगा कि नहीं होगा। तो ये अंडाणु और शुक्राणु का मिलने का जो काम है वो उनके शरीर के अंदर हुआ या बाहर हुआ, तो वो क्या कहलाएंगे, बाह्य निषेचन। क्या कहलाएगा, बाह्य निषेचन कहलाएगा। लेकिन हम बात करें मानव की, किसकी बात करें, मानव की बात करें। मानव है, मानव में एक मादा के रूप में महिला और नर के रूप में कौन होगा, पुरुष होगा। मादा जो है, मादा के अंडाशय से अंडाणु क्या होता है, स्रावित होता है। क्या शरीर के बाहर, नहीं, कहां जाता है, अंडवाहिनी में जाता है। फैलोपियन ट्यूब अंडवाहिनी में जाता है कि नहीं जाता, ठीक है। फिर जो पुरुष जो होता है वो पुरुष क्या करता है कि जब उनके बीच संभोग होगा तो योनि मार्ग द्वारा शुक्राणुओं को कहां तक भेजेगा, उस अंडवाहिनी तक भेजेगा कि नहीं भेजेगा। जब अंडाणु और वहां पर पहुंच गए शुक्राणु दोनों आपस में क्या होंगे, जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे। तो ये काम शरीर के अंदर हुआ कि बाहर हुआ, अंदर हुआ। तो वहां पर कौन सा निषेचन हुआ, आंतरिक निषेचन हुआ। कौन सा निषेचन, तो समझ गए एक बात कि बाह्य निषेचन क्या होता है। तो बस इतना ही लिखूंगा कि बाह्य निषेचन कहां होता है, शरीर के, हाँ कुछ टाइम तो रहता है ना, टाइमिंग है। वो महिला के शरीर में 48 घंटे 2 दिन तक रहता है, तो इनका टाइमिंग रहता है। हाँ जल में ही होगा, बाकी स्थल पर रहेगा तब भी होता है। मादा मेंढक है, मादा मेंढक है, उसने अंडाणु का क्या कर दिया, त्याग कर दिया, तो वो अंडाणु उसके शरीर पर कहां भी रह सकता है, शरीर के बाहर कहां भी रह सकता है। नर मेंढक आएगा और क्या लेकर आएगा, शुक्राणु छोड़ देगा उसके सहारे, तब भी क्या हो सकता है, निषेचन हो सकता है। तब भी क्या हो सकता है, निषेचन। शरीर के अंदर नहीं, शरीर के बाहर तो हो सकता है, चाहे वो स्वतंत्र अवस्था में हो सकता है या उसके शरीर के संपर्क से हो सकता है। तो ये तो कहां होगा, शरीर के बाहर होगा। और यहां पर क्वेश्चन आता है कि बताओ भाई बाह्य निषेचन किस में होता है, कि जो मानव जो होता है मानव में बाह्य निषेचन होगा का आंतरिक निषेचन होगा, आंतरिक होगा। तो मैंने यहां पर क्या बोला है, उभयचर जीव बोला है कि नहीं बोला। जैसे मेंढक उभयचर, जल में भी रहता है और क्या रहता है, स्थल पर भी। तो जैसे उभयचर जीवों में, उभयचर जो जीव हैं उनमें क्या होगा, बाह्य निषेचन होगा। केवल जल में रहते हैं जैसे मछलियां, तो उनको क्या कहेंगे, जलीय जीव। तो जलीय जीवों में भी कौन सा होता है, बाह्य निषेचन होता है। और एक नाम आपने सुना होगा, परखनली शिशु। सुना है क्या आपने, परखनली शिशु नहीं सुना, परखनली शिशु कोई नहीं, सुना देंगे। तो परखनली जो शिशु है, वो परखनली शिशु बाह्य निषेचन द्वारा होता है या फिर आंतरिक निषेचन द्वारा होता है। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, बाह्य निषेचन द्वारा होता है। कैसे होता है, देखो होता क्या है कि परखनली जो शिशु होता है उसमें होता क्या है कि एक कांच की बनी क्या होती है, परखनली होती है। कांच की बनी क्या होती है, परखनली होती है। मान लो कोई पुरुष और कोई महिला जो है वो नेचुरल तरीके से क्या नहीं कर पा रहे हैं, संतान उत्पन्न नहीं कर पा रहे हैं। मान लो या तो उस महिला में कोई कमी हो सकती है या उस पुरुष में कोई क्या हो सकती है, कमी हो सकती है। मैं एग्जाम्पल ये लेता हूं कि उस पुरुष में शुक्राणुओं की क्या है, कमी है। पुरुष में शुक्राणुओं की क्या है, कमी है। तो जब वो संभोग करता है तो संभोग तो कर लेता है, लेकिन प्रॉपर जो शुक्राणु है वो कहां तक नहीं पहुंच पाते, अंडवाहिनी तक नहीं पहुंच पाते। और जब अंडवाहिनी तक शुक्राणु नहीं पहुंच पाते तो क्या निषेचन हो जाएगा, क्या नई संतान उत्पन्न होगी, क्या नहीं होगी। तो इसका क्या किया जाता है, उपाय किया जाता है।
क्या किया जाता है? उपाय किया जाता है कि सहायक कोई प्रजनन की जो क्या है गतिविधियों द्वारा क्या करवा दिया जाता है? निषेचन करवा दिया जाता है, जिसमें मैं बोलूं कि वो क्या करते हैं कि एक क्या लेते हैं, कांच की बनी परखनली लेते हैं। महिला के शरीर से तो क्या लेंगे? महिला के शरीर से तो क्या लेंगे? अंडाणु लेंगे। महिला के शरीर से तो क्या लेंगे? क्योंकि महिला के अंदर तो अंडाणु तो बन रहा था, लेकिन उस अंडाणु तक क्या नहीं पहुंच पा रहे थे? शुक्राणु। और दोनों का क्या नहीं हो रहा था? मिलन नहीं हो रहा था। और जब मिलन अधूरा होता है तो आगे का काम अधूरा रहेगा कि नहीं रहेगा? ठीक है, तो महिला के शरीर से तो क्या लिया? अंडाणु लिया। और वो पुरुष जो है, उस पुरुष के शरीर से क्या लिया? शुक्राणु लिया। क्योंकि उन शुक्राणु को क्या कर सकते हैं? एक जगह स्टोर तो कर ही सकते हैं। पुरुष के शरीर से शुक्राणु ले लिया, महिला के शरीर से क्या ले लिया? अंडाणु ले लिया। और दोनों को कहां डाल दिया? दोनों को कहां डाल दिया भाई? इस परख नली में डाल दिया। किस में डाल दिया? परख नली में डाल दिया। तो अब परख नली में डाल दिया तो होता क्या है कि परख नली में डालने के बाद में ये दोनों आपस में क्या कर लेंगे? संयोग कर लेंगे। क्या कर लेंगे? संयोग। और दोनों से एक नई कोशिका का निर्माण हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब इस नई कोशिका का निर्माण हो गया। ये कौन सी है नई कोशिका? जाइगोट बोलते हैं, जिसको युग्मनज बोलते हैं। महिला के शरीर में तो ये नेचुरल होता है, अपने आप होता है, लेकिन यहाँ पर तो अपने आप नहीं होगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक शॉट दिए जाते हैं। क्या दिए जाते हैं? इलेक्ट्रिक शॉट। इलेक्ट्रिक शॉट देंगे तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। दोनों जब जुड़ जाएंगे तो इस युग्मनज का क्या हो गया? निर्माण हो गया। युग्मनज का क्या हो गया? निर्माण हो गया। अब मैंने एक बात बोली थी कि महिला के शरीर में भी ये काम होने के बाद में कितने दिन बाद? 4 से 5 दिन बाद ये कहाँ जाता है? गर्भाशय में जाता है। तो जब ये काम हो गया, इस जाइगोट का निर्माण हो गया, तो 4 से 5 दिन बाद इस जाइगोट को क्या कर लिया जाता है? यहां से लेकर महिला के गर्भाशय में क्या कर दिया जाता है? आरोपित कर दिया जाता है। फिर 9 माह कहां रहेगा? ये गर्भ में रहेगा। क्या करेगा? अपने में वृद्धि और विकास करेगा और 9 माह बाद एक शिशु के रूप में जन्म लेगा कि नहीं लेगा? अब देखो, आपके दिमाग में एक चीज आएगी कि सर ये 9 माह महिला के शरीर में ही तो रह रहा है, फिर ये बाह्य निषेचन कैसे है? केवल हम तो निषेचन की तो बात कर रहे हैं, अंडाणु और शुक्राणु को मिलाने की तो बात कर रहे हैं। और अंडाणु और शुक्राणु को मिलाने का काम शरीर के बाहर हुआ है कि नहीं हुआ है? एक कांच की बनी परखनली में हुआ है कि नहीं हुआ? तो इससे जो शिशु जन्म लेता है उसको हम क्या बोलते हैं? परखनली शिशु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परखनली शिशु बोलते हैं। अब तो समझ में आ गई कि नहीं आ गई बात? तो ये होता है कि अब इसको मैं बोल सकता हूं शॉर्ट में IVF, यानी परखनली जो शिशु वाला जो क्या होता है, प्रक्रिया होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? IVF बोलते हैं। इंट्रा विट्रो फर्टिलाइजेशन। इंट्रा का मतलब क्या होता है? अंदर। इंट्रा का मतलब क्या होता है? अंदर। विट्रो का मतलब क्या होता है? कांच। विट्रो का मतलब क्या होता है? और फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है? निषेचन। तो कांच के अंदर निषेचन हो रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं? IVF बोलते हैं। अंतः पात्रे निषेचन, हिंदी में बोलेंगे अंतः पात्रे निषेचन, क्योंकि ये कांच का एक पात्र है कि नहीं है, तो इसको बोलेंगे अंतः पात्रे निषेचन बोलेंगे। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? इतना ही क्वेश्चन आएगा कि बताओ कि जो IVF द्वारा जो शिशु क्या होता है, जन्म लेता है, तो उसमें निषेचन कौन सा होता है? बाह्य या आंतरिक होता है? बाह्य निषेचन होता है। कौन सा होता है? बाह्य निषेचन होता है। अब देखो, आंतरिक निषेचन किसे कहेंगे? कि सर जब निषेचन की प्रक्रिया शरीर के क्या हो रही है? अंदर संपन्न हो रही है, उसको क्या कहेंगे? आंतरिक निषेचन। तो ये कहां संपन्न होता है? तो ये शरीर के अंदर क्या होता है? संपन्न होता है। और जैसे मैं बात करूं, मानव जो होता है, मानव में जो निषेचन की प्रक्रिया होती है वो शरीर के बाहर या अंदर? शरीर के अंदर होती है। कहां होती है? शरीर के अंदर। इसके अलावा आपका कोई भी एनिमल है, कोई भी जो पशु है, वो भी जो क्या है? निषेचन करेगा तो शरीर के कहां होगा? अंदर होगा। इसके आगे मैं बोलूं आपको, जैसे बंदर हो गया, आप क्या मकड़ी, सांप वगैरह कुछ भी हो गए, वो सारे के सारे क्या होते हैं? आंतरिक निषेचन से होते हैं। किससे होते हैं? आंतरिक निषेचन से। लिख लो इसको ऐसा कैसा। अब देखो, इसके बाद में होता क्या है कि एक चीज होती है, जनसंख्या वृद्धि रोकते हैं। क्या रोकते हैं? जनसंख्या वृद्धि रोकते हैं। और जनसंख्या वृद्धि रोकते हैं तो क्या किया जाता है? जनसंख्या वृद्धि रोकने के लिए क्या किया जाता है? नसबंदी कर, क्या की जाती है? नसबंदी की जाती है। तो यहां से भी क्वेश्चन आता है कि जो नसबंदी है वो क्या होती है? तो नसबंदी क्या होती है? 2 चीजें होती हैं। एक तो पुरुष है, पुरुष भी क्या करवा सकता है?
नसबंदी, और महिलाओं में भी क्या होती है, नसबंदी होती है। दोनों क्या करवा सकते हैं, नसबंदी करवा सकते हैं। यही सिस्टम नहीं है कि महिलाएं क्या करवाए, नसबंदी। दोनों क्या करवा सकते हैं, नसबंदी करवा सकते हैं। अब देखो, एक तो क्या होता है, कौन सी वाहिनी, शुक्र वाहिनी, और दूसरी कौन सी वाहिनी होती है, अंडवाहिनी। दूसरी कौन सी वाहिनी, अंडवाहिनी। दो वाहिनी होती है, एक शुक्र वाहिनी और एक कौन सी, अंडवाहिनी। शुक्र वाहिनी किस में होगी, किसमें होगी, किसमें, सही में, वास्तव में पुरुषों में ही होगी। वेरी गुड, कॉन्फिडेंस ठीक है आपका। हाँ, और अंडवाहिनी जो है वो किसमें होगी, महिलाओं में होगी। किसमें होगी, महिलाओं में होगी। तो देखो कि क्या होता है कि पुरुषों में क्या कर दिया जाता है, इस शुक्र वाहिनी को या तो काट दिया जाता है या इसको बांध दिया जाता है। तो शुक्राणुओं का क्या नहीं होता है, सर्कुलेशन नहीं होता है। सर्कुलेशन क्या नहीं होता है, सर्कुलेशन। तो वो पुरुष क्या हो जाता है, संतान उत्पन्न नहीं कर सकता है। मतलब पुरुष में क्या कर दी, नसबंदी कर दी। और महिलाओं में क्या होता है, इस अंडवाहिनी को या तो काट दिया जाता है या इसको क्या कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है। तो उस महिला में क्या हो जाती है, नसबंदी हो जाती है। इतनी बात तो समझ में आई। लेकिन क्वेश्चन आता है कि महिलाओं में नसबंदी को क्या कहा जाता है और पुरुषों में नसबंदी को क्या कहा जाता है। तो देखो, दो ही बात याद रखनी है। महिलाओं में कौन सी वाहिनी है, अंडवाहिनी है, जिसको आप क्या बोलते हो, कौन सी ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब बोलते हो। तो ट्यूब से याद रखना, ट्यूबेक्टोमी। क्या याद रखना, ट्यूबेक्टोमी याद रखना। कि महिलाओं में नसबंदी को क्या कहा जाता है, ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। और पुरुषों में नसबंदी को क्या कहा जाता है, तो पुरुषों में नसबंदी को वैसेक्टोमी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वैसेक्टोमी। तो टोमी याद हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, कि पुरुषों में नसबंदी को क्या कहा जाता है, वैसेक्टोमी। वैसेक्टोमी में क्या किया जाता है, शुक्र वाहिनी को काटकर क्या कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है। और महिलाओं में नसबंदी को क्या कहा जाता है, ट्यूबेक्टोमी, जिसमें अंडवाहिनी को काटकर क्या कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है। पहले काटने का काम किया जाता था, आजकल क्या करते हैं, केवल उसको बांध दिया जाता है। दोबारा जरूरत पड़े तो उसको क्या कर दिया जाता है, खोल दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, खोल दिया जाता है। तो लिखो, ऐसे स्टार लगा लेना बस। पुरुषों में नसबंदी, और पुरुषों में नसबंदी क्या कहलाती है, वैसेक्टोमी। याद रखने के लिए, वैसे तो पुरुष क्या नहीं करवाते, नसबंदी नहीं करवाते। प्रचलन किसका है, महिलाओं का ही है। लेकिन जोर जबरदस्ती हो जाती है तो पुरुष भी क्या करवा लेते हैं, नसबंदी करवा लेते हैं। तो वैसे तो पुरुष क्या नहीं करवाते, नसबंदी। तो वैसेक्टोमी, अरे डर के मारे करवा लेते हैं, ठीक है ना। हाँ, घबराओ क्यों। और महिलाओं में, महिलाओं में नसबंदी, और महिलाओं में नसबंदी क्या कहलाएगी, कौन सी टोमी, ट्यूबेक्टोमी। याद रखना। वैसेक्टोमी में क्या करते हैं, शुक्र वाहिनी को बांध दिया जाता है। और इसमें क्या करते हैं, अंडवाहिनी को बांध दिया जाता है। ऐसा होता है कि नहीं होता, कि भाई अब बारी आ गई नसबंदी करवाने की, दो बच्चे हो गए, एक लड़का और एक लड़की। तो अगर सामने से आंसर ये आए, मैं तो नहीं करवाऊं, तू जाने तेरा काम जाने, तब कौन करवा लेते हैं, पुरुष भी करवा लेते हैं। कौन करवा लेते हैं, पुरुष भी करवा लेते हैं, ठीक है ना। टोमी हो गए, दो टोमी और याद रखो। एक तो वैसेक्टोमी हो गया और एक कौन सा हो गया, ट्यूबेक्टोमी हो गया। देखो, होता क्या है कि कई जो महिलाएं होती हैं वो गर्भाशय को अपने शरीर से क्या करवा देती हैं, अलग करवा देती हैं। प्रॉब्लम होती है तो उसको क्या करवा देती हैं, अलग करवा देती हैं। उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं हिस्टेरेक्टोमी। क्या कहते हैं, हिस्टेरेक्टोमी। गर्भाशय का लिख लो साथ में,
गर्भाशय का सर्जरी द्वारा शरीर से क्या करना, अलग करना, क्या कहलाता है? हिस्टेरेक्टोमी। और कई बार ऐसी समस्या आ जाती है कि अंडाशय को भी क्या करवाना पड़ जाता है, शरीर से अलग करवाना पड़ जाता है, और उसको हम क्या कहते हैं? तो अंडाशय को सर्जरी द्वारा शरीर से अलग करना, और वो कहलाता है ओफ्रेक्टोमी। कितने टोमी हो गए? 4 टोमी। तो चारों टोमी आपको क्या करने हैं? याद रखने हैं। और एक टोमी हो गया घर वाला, घर पे भी होता है ना एक टोमी। हाँ, तो 5 टोमी हो गए फिर। लिख लिया भाई आपने? चारों चीजें याद हो जाएंगी। पुरुषों में नसबंदी को क्या कहा जाता है? वैसेक्टोमी। क्या करते हैं इसमें? शुक्रवाहिनी को बांध दिया जाता है। महिलाओं में नसबंदी को क्या कहते हैं? ट्यूबेक्टोमी। अंडवाहिनी को बांध दिया जाता है। जब गर्भाशय को सर्जरी द्वारा शरीर से अलग कर दिया जाता है, क्या कहलाता है? हिस्टेरेक्टोमी। और जब अंडाशय को शरीर से क्या कर दिया जाता है अलग, उसको कहते हैं ओफ्रेक्टोमी। क्या कहते हैं? ओफ्रेक्टोमी कहते हैं। हो गया सभी का? चलो इसके बाद में ये की पॉइंट ही मान लेना आप। गर्भावधि क्या होता है? गर्भावधि, हाँ, गैस्ट्रिक पीरियड। क्या कहते हैं? गैस्ट्रिक पीरियड। ठीक है, हाँ, इंग्लिश में तो यही कहते हैं, लेकिन गर्भावधि का मतलब आप क्या समझते हो? गर्भावधि किसे कहते हैं? कि बच्चा जितने दिन कहाँ रहेगा, गर्भ में रहेगा, उसको हम क्या कहते हैं? गर्भावधि। ये थोड़ा सा मिस्टेक कर जाता है, थोड़ा सा क्या कर जाता है? मिस्टेक। क्यों? जब निषेचन हो जाता है, निषेचन के बाद में ही क्या हो गया? जाइगोट का निर्माण हो गया कि नहीं हो गया? तो निषेचन से लेकर, कहां से लेकर? निषेचन से लेकर कहां तक का समय? प्रसव तक का समय क्या कहलाता है? गर्भावधि कहलाता है। कि जिस दिन निषेचन हो गया उस दिन से लेकर बच्चा क्या कर रहा है? जन्म ले रहा है, वहां तक का जो समय जो है, वहां तक की जो अवधि है, उसको हम क्या कहेंगे? गर्भावधि कहेंगे। और क्वेश्चन आता है, जैसे मैं बोलूं, बताओ भाई, मनुष्य में, किसमें? मनुष्य में गर्भावधि जो होती है वो कितने दिन की होती है? अरे हाँ, अरे सुनो भाई, सुनो सुनो सुनो, नया रिसर्च हो गया। हाँ, बताओ भाई, मनुष्यों में गर्भावधि, गर्भावधि का समय 9 माह होता है। अरे कितने माह होता है? 9 माह होता है। अरे अब ज्यादा नहीं तो 9 माह होता है। या आप ऐसे बोल सकते हो 38 वीक भी। क्या बोल सकते हो? 38 वीक बोल सकते हो। अगर एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी में कितने दिन लिखे होते हैं? तो एनसीईआरटी में 266 या 267 दिन लिखे होते हैं। 9 माह के अकॉर्डिंग तो 270 दिन हो गए कि नहीं हो गए, लेकिन एनसीईआरटी इसको कितना बताती है? 266 267 दिन बताती है। जैसा ऑप्शन में हो वैसा आपको क्या करना है? आंसर देना है ना। ऐसा नहीं होता कई बार। हाँ, और अगर ज्यादा ही अगर दिनों में हो तो ये देना आंसर एनसीईआरटी, क्योंकि हर जगह क्या मानी जाती है? एनसीईआरटी का माना जाता है। अब देखो, केवल मनुष्य के बारे में पढ़ रहे हैं तो मनुष्य की बात है, बाकी मैं 1-2 लिखा देता हूं एक को। गाय हमारी माता है। ठीक है, तो माता से तुलना कर रहे हो गाय की, तो गाय की जो गर्भावधि है वो भी कितने दिन होती है? वो भी 270 दिन ही होती है। 9 माह है, 9 माह है 270। अरे याद रखने के लिए, गाय में 270 दिन ही होता है। और बात करें भैंस की तो हाँ, भैंस में
10 माह होती है। और मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा कि जो चूहा जो होता है और एक होता है हाथी, इनकी जो गर्भावधि होती है वो कितनी होती है। इनकी गर्भावधि इसलिए लिखा रहा हूं कि एक की सबसे ज्यादा होती है, एक की सबसे कम होती है। चूहे में आप देखते हो आराम से कि एक बार आपने देख लिया कि एक चूहा था, उसके पीछे क्या लग रही थी, लाइन ही लग रही थी, ठीक है। और जैसे थोड़े दिन बाद में देखो तो दोबारा से लाइन लग रही है, थोड़े दिन बाद में देखो तो दोबारा से लाइन लग रही है, मतलब वो चलती रहती है। उनकी गर्भावधि बहुत क्या होती है, कम, सबसे कम। कितने दिन? 21 दिन सबसे कम, और इसकी 630 दिन सर्वाधिक। लिख लो। ठीक है, ये टॉपिक हमारा पूरा होने जा रहा है, ठीक है। अब ये जो हमने निषेचन की जो बात की है, प्रजनन की बात की है, ये नेचुरल है कि नहीं है कि मनुष्य के शरीर में ऐसे होगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि कोई महिला है, वो बच्चा संतान उत्पन्न करने में क्या है, असमर्थ है। कोई पुरुष है, वो संतान उत्पन्न करने में क्या है, असमर्थ है। तो फिर क्या किए जाते हैं? प्रजनन की अनेक विधियों द्वारा, प्रजनन की अनेक विधियों द्वारा संतान उत्पन्न करने के क्या किए जाते हैं, प्रयास किए जाते हैं कि नहीं किए जाते। तो हम उसको क्या बोलते हैं, सहायक प्रजनन की विधियां बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सहायक प्रजनन की विधियां बोलते हैं। कि नेचुरल तरीके से बच्चा संतान उत्पन्न नहीं हो रही है तो उसकी अन्य जो क्या है, प्रजनन की जो गतिविधियां जो हैं उनके द्वारा क्या करवा दिया जा रहा है, संतान उत्पन्न करवाया जा रहा है। तो उसको हम बोलेंगे सहायक प्रजनन की विधियां बोलेंगे। और वो सहायक प्रजनन की विधियां कौन कौन सी होती हैं, तो 2-2 लाइन उनकी भी हम लिख लेते हैं। सबसे पहले तो बात तो ये आती है कि देखो कि कोई भी जो क्या है, महिला है, पुरुष है, वो संतान उत्पन्न नहीं कर पा रहे हैं। तो वो संतान उत्पन्न नहीं कर पा रहे हैं तो उसका कारण क्या होता है, उसका कारण क्या होता है। तो लिखो नेक्स्ट लाइन में, बांझपन या नपुंसकता के कारण। एक बात बताओ भाई, मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हूं, है ना, आप बताओ थोड़ा सा, हाँ सपोर्ट करो, हाँ बताओ। देखो, एक होता है बांझपन और एक होता है नपुंसकता। दोनों में क्या अंतर है, या दोनों एक ही है? बस बोल देते दोनों का मतलब यही है कि बांझपन का मतलब भी क्या है कि संतान उत्पन्न करने में असमर्थ, और नपुंसकता का मतलब भी संतान उत्पन्न करने में असमर्थ। दोनों में कोई अंतर है? बताओ भी क्या अंतर है। हाँ, अच्छा अच्छा, नहीं, आपने थोड़ा सा खुद का अनुमान लगाया है, बाकी सही नहीं है। देखो, दोनों का मतलब एक ही है, संतान उत्पन्न करने में असमर्थ, दोनों का मतलब तो एक ही है। अब देखो, अगर कोई महिला क्या है, संतान उत्पन्न करने में असमर्थ है, तो हम क्या कहेंगे कि वो महिला बांझ है, उसमें क्या है, बांझपन है। क्या है? बांझपन। और यदि कोई पुरुष संतान उत्पन्न करने में क्या है, असमर्थ है, तो हम कहेंगे ये नपुंसक है। इसमें कौन सा गुण है, नपुंसकता का। ठीक है ना, तो दोनों का मतलब समझ गए। कभी महिला को मत कह देना नपुंसक और पुरुष को मत कह देना बांझ, ठीक है ना। तो महिला के लिए बांझ और पुरुष के लिए नपुंसक। बांझपन जो होती है वो बांझपन किसमें, महिलाओं में। नपुंसकता किसमें होती है, पुरुषों में होती है। इसका कारण क्या हो सकता है, पहले बांझपन के लिख दे, ठीक है। महिलाओं में क्या नहीं होना, महिलाओं में क्या नहीं होना, अंडोत्सर्ग नहीं होना। यह बात मैंने बताई थी कि नहीं बताई थी, कि जब महिलाओं में अंडोत्सर्ग होगा तो जो अंडाणु जो है वो अंडाशय से कहां पर पहुंचेगा, अंडवाहिनी तक पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। अगर उस महिला में अंडोत्सर्ग ही नहीं हो रहा तो क्या अंडाणु अंडवाहिनी तक पहुंचेगा क्या? और जब अंडवाहिनी तक नहीं पहुंचेगा तो शुक्राणु घूम घाम कर वापस चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा, ठीक है। क्या नहीं होगा, निषेचन नहीं होगा। तो उस अवस्था में भी संतान उत्पन्न नहीं होगी। दूसरा कि मान लो अंडोत्सर्ग भी हो रहा है, अंडाणु का निर्माण भी हुआ है। किसका निर्माण हुआ है, अंडाणु का निर्माण भी हुआ है,
अंडाणु शुक्राणु दोनों आपस में क्या है, मिले भी हैं। जाइगोट का क्या हो गया, निर्माण भी हो गया। जाइगोट का निर्माण हो गया, जाइगोट जो है वो कहां पहुंच गया, गर्भाशय में भी पहुंच गया। लेकिन गर्भाशय है, उस गर्भाशय में कोई ना कोई विकार है, या ऐसे बोल सकते हो कि गर्भाशय जो है वो अल्प विकसित है। क्या है, अल्प विकसित। तो क्या उसमें भ्रूण का विकास हो पाएगा कि नहीं, नहीं हो पाएगा। तो दूसरा कारण ये हो सकता है, गर्भाशय में विकार या क्या हो सकती है, विकृति हो सकती है। ठीक है। तीसरा क्या हो सकता है, अंडाणु का क्या नहीं होना, निर्माण नहीं होना। अंडाणु का क्या नहीं होना, निर्माण। अगर महिला के शरीर में अंडाणु का निर्माण नहीं होगा तो क्या अकेला शुक्राणु कर सकता है क्या संतान उत्पन्न, नहीं कर सकता। इसके अलावा देखो, अगर बात करें पुरुष की, तो पुरुष भी क्या हो सकता है, संतान उत्पन्न करने में असमर्थ हो सकता है। हमारे समाज में क्या होता है कि अगर संतान नहीं हो रही किसी दंपति को, तो उसके लिए उत्तरदायी किसको कहा जाता है, महिला को। केवल किसको दोष दिया जाता है, महिला को। तो ये रीजन हो सकता है क्या कि केवल महिला ही उसके लिए क्या है, उत्तरदायी है, पुरुष भी उसके लिए क्या हो सकता है, उत्तरदायी, जिम्मेदार हो सकता है। कैसे हो सकता है कि शुक्राणुओं का क्या नहीं होना, निर्माण, शुक्राणुओं का निर्माण नहीं होना। शुक्राणुओं का निर्माण तो हो रहा है, लेकिन शुक्राणु हैं वो कम क्या हो रहे हैं, बन रहे हैं। कम बन रहे हैं मतलब अंडवाहिनी तक पहुंचने में सक्षम नहीं है, तब भी क्या नहीं हो सकती, संतान उत्पन्न नहीं हो सकती। तो शुक्राणुओं की कमी, शुक्राणुओं की कमी, शुक्राणुओं का निर्माण तो हो रहा है, लेकिन ऐसे शुक्राणु हैं, लेजी शुक्राणु, कमजोर शुक्राणु हैं, जो वो कहां तक है, अंडवाहिनी तक पहुंचने में ही क्या नहीं है, सक्षम। तो शुक्राणुओं का क्या रह जाना, कमजोर हो जाना। शुक्राणुओं का क्या होना, कमजोर होना। ये क्या हो सकते हैं, बांझपन और नपुंसकता के कारण हो सकते हैं। ठीक है। अब नीचे लिखो, सहायक प्रजनन विधियों, निम्नलिखित सहायक प्रजनन विधियों को प्रयुक्त किया जाता है। और एक नंबर पे लिखना IUI, IUI, पहले इसका पूरा नाम, आई का मतलब इंट्रा, यू का मतलब यूटेराइन, दूसरी आई का मतलब है इंसेमिनेशन, अंतः गर्भाशयी वीर्य संचन। पहली विधि कौन सी है, IUI। इसमें डैश लगा देना, मैं बताता हूं क्या होती है। कि कोई पुरुष है, कोई क्या है, पुरुष है, उस पुरुष में क्या हो रहा है कि जो शुक्राणु तो है, शुक्राणु का निर्माण कम हुआ है और उसके शुक्राणु जो है वो कम क्रियाशील हैं, कमजोर हैं। क्या है, कमजोर हैं। योनि मार्ग द्वारा कहां पहुंचते हैं, अंडवाहिनी तक पहुंचते हैं। कम सक्रिय हैं, संख्या में कम है, निष्क्रिय है, तो वो अंडवाहिनी तक पहुंचने में क्या नहीं है, सक्षम नहीं है। तो क्या किया जाता है, उन शुक्राणुओं को, किनको, उन शुक्राणुओं को
पुरुष के शरीर से अलग कर लिया जाएगा और उनको इंजेक्शन के माध्यम से, किसके माध्यम से? इंजेक्शन के माध्यम से कहां पर छोड़ दिया जाता है? गर्भाशय तक क्या कर दिया जाता है? छोड़ दिया जाता है। यानी उनका रास्ता क्या कर दिया? कम कर दिया कि उनको गर्भाशय तक छोड़ दिया जाता है, उसके बाद वो कहां तक पहुंच जाएंगे? अंडवाहिनी तक पहुंच जाएंगे। मतलब ये पहला प्रयास है। क्या है? पहला प्रयास है। समझ में आई कि नहीं आई? कि वीर्य है वो कम क्रियाशील है, कमजोर है, अंडवाहिनी तक पहुंचने में सक्षम नहीं है, तो उनको क्या कर लिया जाता है? एकत्रित कर लिया जाता है और इंजेक्शन के माध्यम से महिला के गर्भाशय तक क्या कर दिया जाता है? छोड़ दिया जाता है। आ गई बात समझ में? ये एक प्रयास है कि इससे क्या हो सकता है? निषेचन हो सकता है, और निषेचन हो सकता है तो संतान भी उत्पन्न हो सकती है, अगर ये वाली समस्या है तो। इसके बाद में देखो कि इससे भी क्या नहीं हो पा रहा? काम नहीं हो पा रहा है, तो फिर वो क्या करते हैं? तो फिर वो गिफ्ट देते हैं। क्या करते हैं? गिफ्ट देते हैं। गिफ्ट का मतलब GIFT, मतलब गिफ्ट देने का काम करते हैं। और गिफ्ट का काम क्या है? तो देखो, जी का मतलब होता है गिमेट। जी का मतलब क्या होता है? गिमेट। गिमेट का मतलब क्या होता है? युग्मक। क्या होता है? युग्मक। आई का मतलब क्या होता है? इंट्रा। एफ का मतलब क्या होता है? फैलोपियन। और टी का मतलब होता है ट्रांसफर। क्या होता है? ट्रांसफर। तो देखो इसको क्या बोलते हैं? इसको हिंदी में बोलते हैं युग्मक अंतः फैलोपियन स्थानांतरण। पहले उन्होंने प्रयास किया है। क्या प्रयास किया है? IUI का, कि उनको कहां तक छोड़ा है? गर्भाशय तक छोड़ा है। लेकिन गर्भाशय तक छोड़ने के बाद में भी ये कहां नहीं पहुंच पाए? अंडवाहिनी तक, फैलोपियन ट्यूब तक नहीं पहुंच पाए। तो फिर इनको कहां तक छोड़ रहा है? वो कहां तक छोड़ रहा है? फैलोपियन ट्यूब तक। कि गर्भाशय तक छोड़ने से भी काम नहीं हो रहा, तो इनको कहां तक छोड़ेगा? वो फैलोपियन ट्यूब तक छोड़ेगा। कि पता नहीं फिर वहां जाकर तो थोड़ा बहुत सिर समा ही ले। ठीक है कि नहीं है? तो उनको फैलोपियन ट्यूब तक क्या करता है? छोड़ता है। ये कौन सा प्रयास हो गया? दूसरा प्रयास हो गया। तीसरा देखो क्या होता है। अगर गिफ्ट भी क्या नहीं होती है? सफल नहीं होती है। तो गिफ्ट सफल नहीं होती है तो फिर जिफ्ट देते हैं। क्या देते हैं? जिफ्ट। आप साथ में लिख रहे हो क्या? फिर मैं इनके आगे लिखाऊंगा, वो कहां लिखोगे? इनके आगे लिखाऊंगा, वो कहां लिखोगे? एक लिख लेते तो चल जाता, लेकिन ये क्यों लिख रहे हो आप? मैंने बोला नहीं ना कि लिखो, नहीं बोला था ना। मैंने ये बोला था कि एक बार देखो, समझो, फिर लिखो। ठीक है? देखो, दो हो गए, दो प्रयास हो गए, दो विधियां काम में ली हैं उन्होंने। तीसरी विधि कौन सी काम में लेते हैं? तो वो लेते हैं GIFT। गिफ्ट के बाद में कौन सी? जिफ्ट। और जिफ्ट का मतलब क्या होता है? तो जिफ्ट का मतलब होता है जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। ये युग्मक होगा और ये क्या होगा? युग्मनज अंतः फैलोपियन स्थानांतरण। देखो इसमें क्या होता है? प्रश्नली है। प्रश्नली के अंदर क्या कर लिया? अंडाणु और शुक्राणु दोनों को क्या कर दिया? संलीत करवा दिया। दोनों को क्या करवा दिया? निषेचन करवा दिया। और दोनों का निषेचन करवाने के बाद में दोनों को कहां पहुंचा दिया? फैलोपियन ट्यूब में पहुंचा दिया। किस में पहुंचा दिया? देख लिया उन्होंने कि इससे भी काम नहीं हो पा रहा, इससे भी काम नहीं हो पा रहा, तो अब क्या कर लो? महिला के शरीर से अंडाणु बाहर कर लो और पुरुष के शरीर से क्या बाहर कर लो? शुक्राणु बाहर कर लो। दोनों को परख नली के अंदर क्या करवा दो? निषेचित करवा दो। और दोनों जैसे ही निषेचित हो गए तो किसका निर्माण हो गया? युग्मनज का निर्माण हो गया। और इस युग्मनज को कहां पहुंचा दो? फैलोपियन ट्यूब में पहुंचा दो। फिर आगे का काम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अगर ये काम भी नहीं हो रहा है तो फिर क्या करते हैं? अगली विधि काम में लेते हैं। और वो विधि कौन सी है? ICSI
आई। और ICSI का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इसमें क्या करते हैं? इंट्रा का मतलब है अंदर, अंतः। साइटोप्लाज्मिक का मतलब होता है कोशिका द्रव्य। साइटोप्लाज्म का मतलब होता है कोशिका द्रव्य। स्पर्म का मतलब क्या होता है? शुक्राणु। और इंजेक्शन का मतलब क्या होता है? इंजेक्शन सिरिंज। क्या करते हैं कि जो शुक्राणु होता है उसको सिरिंज के अंदर क्या कर लिया जाता है? स्टोर कर लिया जाता है। और फिर इस शुक्राणु को इंजेक्शन की सहायता से सीधा जो अंडाणु जो होता है उस अंडाणु के किस में छोड़ दिया जाता है? कोशिका द्रव्य में छोड़ दिया जाता है, जिसके कारण वो अंडाणु जो है वो क्या हो जाएगा? निषेचित हो जाएगा। और निषेचित हो जाएगा तो जाइगोट का क्या हो जाएगा? निर्माण हो जाएगा। और क्या हो जाएगी? संतान उत्पन्न हो जाएगी। ये चारों विधियां काम समझ में आई कि नहीं आई आपको? ठीक है, तो एक नंबर पे लिखो IUI, इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। हाँ पहली लिखो, बोल के लिखाऊंगा एक एक लाइन बस। टाइम अपना ही अपना है। हाँ एक एक लाइन। हाँ लिखो, लिखो भाई, लिखो। इसके द्वारा या इसके दौरान, इसके दौरान वीर्य को गर्भाशय तक, गर्भाशय तक इंजेक्शन द्वारा पहुंचाया जाता है। आ गया ना एक लाइन में? इसके दौरान वीर्य को इंजेक्शन द्वारा गर्भाशय तक पहुंचाया जाता है। दूसरा लिखो गिफ्ट, GIFT, लेकिन बीच में क्या लगाओगे? डॉट जरूर लगाओगे। हाँ लिखो, गिफ्ट में लिखो भाई, इसके दौरान शुक्राणु को, इसके दौरान शुक्राणु को इंजेक्शन द्वारा, इंजेक्शन द्वारा फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचाया जाता है। फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचाया जाता है। अगला लिखो जिफ्ट, ZIFT, जिफ्ट। लिखो इसके दौरान युग्मनज को, इसके दौरान युग्मनज को फैलोपियन ट्यूब में आरोपित कर दिया जाता है। परख नली के अंदर दोनों को क्या करवाया जाएगा? निषेचित करवाया जाएगा। दोनों से किसका निर्माण हो जाएगा? युग्मनज का निर्माण हो जाएगा। और युग्मनज को कहां पहुंचा दिया जाएगा? फैलोपियन ट्यूब में पहुंचा दिया जाएगा। और लास्ट लिखो ICSI, ICSI ICSI लिखो इसमें, इसके दौरान
इसके दौरान इंजेक्शन की सहायता से, इसके दौरान इंजेक्शन की सहायता से शुक्राणुओं को, इसके दौरान इंजेक्शन की सहायता से शुक्राणुओं को अंडाणु के कोशिका द्रव्य में, अंडाणु के कोशिका द्रव्य में डाल दिया जाता है। तो ये क्या है? जनन की सहायक विधियां हैं कि अगर किसी को संतान उत्पन्न करने में क्या हो रही है, दिक्कत आ रही है, तो ये क्या की जाती हैं? विधियां काम में ली जाती हैं, इनको प्रयुक्त किया जाता है, इनके द्वारा संतान उत्पन्न करने के क्या किया जाते हैं? प्रयास किए जाते हैं। ठीक है, चारों असफल हो जाए जरा फिर कोई ना कोई नारियल लिख दे, जाकर कोई मंदिर पर जाना पड़े और तो क्या। ठीक है ना।